कांग्रेस और एनडीए महागठबंधन के मंच से नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया गया। का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो मैं उन सारे भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप किसकी मां का अपमान नहीं सहने की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर कार्रवाई हुई, वो लड़का कांग्रेस का नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े। तो भाजपा अपने ही एक पपेट को भेजकर सभा के अंदर गाली गलौज करवाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आजीष बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर का विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर में, और कहीं ना कहीं मोदी का मां मतलब गाली दिया जा रहा है यहाँ पे। और हमारे साथ मौजूद है सहान परवेज। सबसे पहले सहान परवेज जी, मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। माँ को गाली दिया जा रहा है, हिंदुस्तान ने बोला नहीं सहेंगे। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कौन किसकी मां को गाली दे रहा है, ऐसा नारा लगाया जा रहा है, ऐसा तितिम्मा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि कांग्रेस और एनडीए महागठबंधन के मंच से नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया गया। और उसके बाद ड्रामा चल रहा है कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो मैं उन सारे भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप किसकी मां का अपमान नहीं सहने की बात कर रहे हैं। क्या मां केवल नरेंद्र मोदी जी की है? पहले तो किसी ने मां को गाली नहीं दिया, और जिसके ऊपर कार्रवाई हुई वो लड़का कांग्रेस का नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्रियों के साथ उठने बैठने वाला लड़का निकल गया। तो भाजपा अपने ही एक पपेट को भेजकर सभा के अंदर गाली गलौज करवाता है और फिर बाद में उसको प्रोपोगेट करता है। तो मैं भाजपाइयों को ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो चुनाव को जीतने के लिए या चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपनी माँ को भी गाली दिलवा सकते हैं। मतलब वो वोट के लिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए माँ को भी गाली दिलवा रहे हैं और माँ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं बाकी एक लाइन और इसमें जोड़ लिया जाए तो ये है कि जिन लोगों ने कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर भद्दी भद्दी गालियां दी और वो नारा लगा रहे थे कि माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और ये विरोध जब कर रहे थे तो वो स्वयं दूसरे की माँ को गाली देकर कर रहे थे। और ये नहीं भूलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि आपने राहुल गांधी जी की मां के लिए क्या क्या नहीं बोला। आपने कितने भी शब्द का आपने प्रयोग किया। बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हुए आपने आप शब्द का प्रयोग किया, बतौर प्रधानमंत्री होते हुए आपने आप शब्द का प्रयोग किया। तो आपकी महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता है वो जग जाहिर है। और समय समय पर बाहर आपकी महिला विरोधी मानसिकता समय समय पर बाहर आती रहती है। अगर आपकी मां का अपमान नहीं होना चाहिए तो इस देश की सभी मां का सम्मान होना चाहिए। किसी की मां का अपमान नहीं होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान अगर होगा नहीं होना चाहिए तो राहुल गांधी जी की मां का अपमान कैसे होना चाहिए? तेजस्वी जी की मां का अपमान क्यों होना चाहिए? और जो पपेट आपका आकर नारा लगाया वो पपेट तो भारतीय जनता पार्टी का निकल गया। तो आपकी मानसिकता कितनी गिर गई है। आप इस पूरे रैली से, पूरे प्रकरण से इतना डर गए, इतना घबरा गए। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अभी डर गए हैं। राहुल गांधी या तेजस्वी यादव रैली हर एक जगह बिहार में निकाल रहे हैं, इसलिए वो क्या डर है? आप सुनने के लिए देखिए ना, एनडीए की रैली में कहीं भीड़ नहीं है, कहीं लोग नहीं जुट रहे। नीतीश कुमार जी ने मैंडेट करा है कि जितने सरकारी सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अपने परिवार को जबरदस्ती खींच के लेकर आना है सभा में मौजूद। पैसा पे आ रहा है कहीं ना कहीं। पैसा पे तो पुराना कहानी हो गया। अभी आशा वर्कर्स को आप जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, आप आंगनबाड़ी वर्कर्स को जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, आप ममता वर्कर्स को जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि उनको मौजूद रहना है, उनको अपने परिवार को मौजूद रखना है। तो आपने जो नौकरी बांटी थी वो नौकरी किसी के ऊपर एहसान नहीं करा है, और नौकरी के नाम पर आप गुलामी नहीं करा सकते। अभी सरकार इन छोटे वर्कर्स को अपना गुलाम समझ रहा है और गुलाम बना के रखा है। इनका जय जयकार करना होगा, अगर इस यहाँ बिहार में रहना होगा, इस देश में रहना होगा तो इनका झंडा उठाना होगा, कल से इनकी कही भी बातों को रिपीट करना होगा। तो यही मैं कह रहा हूं कि इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में समाप्त हो चुकी है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी खत्म कर तानाशाही लागू करने का भरसक प्रयास किया है, और वो हद तक तानाशाही लागू करने के पक्षधर होते हैं। क्या अभी एनडीए के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे सम्मेलन इस्लामपुर में अभी उन लोग को मतलब ऐसा किया गया था कि मतलब रैली निकाले, उनके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए यहाँ पर इस्लामपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ एनडीए एक अनार 100 बीमार की स्थिति में है। यहाँ बंदर बांट चल रहा है, लूट मार चल रहा है, मंच पे धक्का मुक्की हो रही है, गाली गलौज हो रहा है कि पहले कुर्सी हमको क्यों नहीं मिला, पीछे कुर्सी उसको क्यों मिल गया, और किसी को नाश्ता मिला किसी को नहीं मिला। लड़ाई इतना ही है, लड़ाई जनता के मुद्दों पे नहीं है। और आज जिस प्रकार से राजद के विधायक विपक्ष में रहते हुए जिस प्रकार से सराहनीय काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं, लगातार शिलान्यास हो रहा है, रूप प्रारूप बदल के रख दिया गया। तो जब हम लोग विपक्ष में रहते हुए इतना सारा काम कर सकते हैं, तो जब यहाँ के पूर्व विधायक जो रहते थे वो लोग सत्ता पक्ष के विधायक थे, उस समय वो लोग सत्ता में रहते थे और सत्ता में रहने के बावजूद भी उन लोगों से इतना काम नहीं हो पाया। और हमारे विधायक जो है आरजेडी के विधायक हमारे बड़े भाई राकेश कुमार रोशन जी, वो विपक्ष में रहते हुए बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये सबक उन लोगों को सीखना पड़ेगा। और लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के में इस्लामपुर में कहीं नहीं है, एक तरफा महागठबंधन यहाँ लीड कर रहा है। माननीय राकेश रोशन जी अच्छा काम कर रहे हैं और उन सारे कामों को कर रहे हैं जिनकी परिकल्पना भी नहीं की गई थी। आपने देखा होगा एक दिन में 2-2 शिलान्यास, बरसों से 25, 30, 40 साल से कभी जगदम्बा द्वार का रोड नहीं बना, मेन बाजार नहीं बना, नाली नहीं बना, उस पे काम किया गया, उसका शिलान्यास किया गया। जो हमारे साथी स्टेशन से उतर कर आते थे स्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होता था, रोड में इतना गड्ढा होता था कि लोगों को, इस्लामपुर के लोगों को शर्म आता था कि ये हमें कहने में कि हम इस्लामपुर के लोग हैं। कहीं अगर आपके यहाँ कोई मेहमान बाहर से आते थे, गेस्ट आते थे, अतिथि आते थे, तो आते ही सबसे पहले यही का बात कहते थे कि बाप रे बाप कैसा इस्लामपुर है। किस हालात में इस्लामपुर को जदयू वालों ने छोड़ रखा था, वो धन्यवाद है राष्ट्रीय जनता दल का और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक का और उन लोगों का कि जिन्होंने जनता की संवेदना को समझने का काम किया और जनता की संवेदना को समझते हुए वो स्टेशन रोड का शिलान्यास कर दिया गया है। जल्द से जल्द आपको रोड मिल जाएगा और उस प्रकार से अनेक जरूरी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और आज से पहले भी कई योजनाओं को जमीन पे लागू करने का काम किया गया है। अब बात रही कि यहाँ केवल और केवल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में अपने आप में है कि किसी को कुर्सी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, किसी को नाश्ता का डब्बा मिला, किसी को नहीं मिला। तो ये आप इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग जनता की सेवा नहीं कर सकते। लूट मार बंदर बाट मचा हुआ है, अपने खुद सेवा नहीं हुआ, जनता के क्या करेंगे? सब अपने आप में लगा हुआ है। यहाँ लूट मार की स्थिति है, जिसको जितना मिलेगा लेके भागेगा, वो स्थिति में ये लोग लगे हुए हैं और अभी तक ये लोग यही काम करते रहे हैं। वो अब खैर इस्लामपुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच विचार कर उन्होंने पिछली बार सत्तारूढ़ दलों को सबक सिखाने का प्रयास काम जो किया है वो अभियान जारी रहेगा और जनता दल यूनाइटेड का सत्यानाश यहीं से होगा, इस्लामपुर से। तो पिछले चुनाव में ही तय कर दिया गया था कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य खतरे में है। वो पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड से लंबे समय से जीत रहे सीट को छीना गया और अब इस इलेक्शन के बाद जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड नहीं बचेगा इस हार के बाद। तो हम लोग तैयार हैं, उसकी तैयारी कर चुके हैं और हम लोग चुनाव में बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता नेता लोग यहाँ पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को पुतला जलाया जा रहा है। देखिए वो कर क्या सकते हैं, लोगों के दिलों को जलाया जा सकता है, किसी के दिल में मोहब्बत नहीं जगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी वो भारत जलाओ पार्टी है, तो उसको जलाना, नोचना और खसोटना इतना ही काम आता है। भारतीय जनता पार्टी किसी का कल्याण नहीं कर सकता, किसी का उत्थान नहीं कर सकता, ना वो गरीबों की बात कर सकता है, ना वो पिछड़ों की बात कर सकता है, ना वो दलितों की बात कर सकता है, ना अल्पसंख्यकों की बात कर सकता है। किसी की हमदर्दी उससे नहीं है उसके दिल में। वो लोग केवल भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारत जलाओ पार्टी, तो वो कभी पुतला जलाएगा, कभी किसी का घर जलाएगा, कभी किसी की बस्ती जलाएगा। वो यही काम कर सकता है और यही करना जानता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को बिहार में लगता है चुनाव को लेकर डर हो गया, बहुत बड़ा डर हो नहीं गया है, डर तो दिल में पहले से बैठा हुआ है।
अब उस डर पे कितना नियंत्रण कर पाएंगे, इनकी हालत तो ऐसी ही खराब है। नीतीश कुमार जी ने मीडिया को फेस करना बंद कर दिया। पहले नरेंद्र मोदी ये काम करते थे कि मीडिया के सामने नहीं आते थे, मीडिया को बाइट नहीं देते थे। अब नीतीश कुमार जी को भी वो डर सताने लगा है और नीतीश कुमार जी भी अब मीडिया से दूर रहने लगे। मीडिया से अब बोल नहीं पाते, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाते और कहने के लिए उनके पास तरह तरह के ढकोसलेबाजी होगी। एक ही रोड को 4 बार शिलान्यास होता है बिहार में और 5वीं बार जब शिलान्यास होता है तो पुल ही गिर जाता है। तो यही चल रहा है बिहार के अंदर और बिहार की जनता देख रही है इन चीजों को और चुनाव बहुत करीब है और चुनाव परिणाम से घबरा कर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसके सत्तारूढ़ दलों ने इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया, SIR के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के द्वारा डाका डालने का काम करवाया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोट चोरी का काम करवाया, तो महागठबंधन ने उसको खुल के मुंहतोड़ जवाब दिया और नारा लगा वोट चोर गद्दी छोड़ और 2025 की जनता इसको ऐतिहासिक बना देगी और यहां से ही इन लुटेरों को गद्दी से उतार देने का काम इसी नारा के साथ होगा, वोट चोर गद्दी छोड़। वो बोल रहे हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश बोल रहे हैं। नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा नीतीश कुमार योजना फिर एक लाए कल योजना कि हर एक मतलब महिलाओं को 10 रुपए मतलब रोजगार करने के लिए दे रहे हैं। तो अब जब रस्सी जल गया तो उसमें अब ऐठन कहाँ रहेगा। तो सरकार 20 साल से आपके चल रही तब महिलाओं की चिंता नहीं था और जब अभी चुनाव तय हो गया तब 20,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख और 2 लाख याद आ रहा है। तो नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के सोहबत का असर पड़ गया है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाजी करते थे अब नीतीश कुमार भी जुमलेबाज हो गए हैं। उन्होंने कहा था बिहार की जनता को कितना पैकेज का घोषणा कर दे, बोलिए 50,000 40,000 40,000 50,000 60,000 1 लाख 1,25,000 अब मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। उसी प्रकार से उनके सोहबत का संगत का असर नीतीश कुमार जी पर भी पड़ गया है और नीतीश कुमार जी भी उसी जुमलेबाज के साथ में रहकर जुमलेबाजी सीख गए हैं और ये जुमलेबाजी है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी यहाँ बोध गया में आए हुए थे और उनका जनता बोल रहा है कि विकास किए बहुत मोदी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, अगर हर इंडेक्स पे विकास हुआ तो बिहार आज पिछड़ा राज्य क्यों है। 20 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, बिहार में 20 सालों से आपकी सरकार है, केंद्र में 11 सालों से आपकी सरकार है और आप दोनों एलाई पार्टनर की सरकार है। आप दोनों ने गठबंधन बनाकर सरकार चलाया तो अंततः 20 सालों के बाद और 11 सालों के बाद क्यों बिहार का बेड़ा गर्क हुआ, क्यों बिहार का बेड़ा आपने गर्क कर दिया, क्यों बिहार उन्नति के रास्ते पर नहीं बढ़ पाया, क्यों बिहार का क्राइम इंडेक्स लगातार बढ़ते चला गया, क्यों बिहार खुशहाली में सबसे पीछे होता चला गया, क्यों बिहार का पर कैपिटा इनकम गिरता चला गया, क्यों बिहार बेरोजगारी में आगे आता चला गया, क्यों बिहार शिक्षा व्यवस्था में भारत में अन्य राज्यों के तुलना में बहुत नीचे चला आया, क्यों बिहार जो है वो शिक्षा के व्यवस्था में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत नीचे चला आया, क्यों बिहार स्वच्छता के नाम पे आपने स्वच्छता के नाम पे जितना पैसा लूटा उस बावजूद भी बिहार स्वच्छता के नाम पर पूरे देश के इंडेक्स में सबसे नीचे क्यों चला आया। तो आपने अगर विकास किया है, कोई काम किया है तो विकास का पैमाना दिखाना चाहिए। आपके कहने से, आपके कथने से और आपके बोलने से और आपके भाषण देने से विकास का पैमाना नहीं तय होता है। विकास का पैमाना तय करना है तो आपको इंडेक्स पे बात करना होगा और करीब करीब सभी इंडेक्स जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है, नीति आयोग का इंडेक्स है, क्राइम ब्यूरो का इंडेक्स है, वो सारे क्राइम इसमें इंडेक्स में बिहार जो है अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पिछड़ता चला जा रहा है। तो ये अगर सरकार कह रही है कि हमने 20 साल में विकास किया तो इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, शर्म खत्म हो गया है कि कम से कम अगर कुछ नहीं कर पाए तो माफी मांगना चाहिए और माफी मांगने के बजाय सरकार आंख में आंख डाल के कह रही कि हमने जो करा वो सही करा, तो ये केवल और केवल बेशर्मी है। युवाओं लोग बोल रहे हैं, उनका क्या बोलते हैं, जदयू का नेता लोग बोल रहे हैं कि 20 साल में बहुत नीतीश कुमार विकास किए, तो नीतीश कुमार कहाँ युवाओं लोग को रोजगार दिए, कहीं रोजगार तो नहीं दिए, खाली नल जल पानी देंगे तो क्या उससे कहीं विकास होगा। देखिए क्या हो रहा है, मैंने आपको सब चीज बता दिया। अभी बेरोजगारी की बात हमने कही, मैंने कहा बेरोजगारी के इंडेक्स में
अन्य राज्यों की तुलना में बिहार लगातार पिछड़ते चला जा रहा है। और जब जब हमारे भाई, हमारे नौजवान नौकरी की बात करते हैं, सरकार उनको लाठियां मारती है। जब कभी नौकरी निकाला भी गया तो उसमें सरकार के माफियाओं ने सरकार की मिलीभगत से पर्चा लीक कर दिया, वहां घुसखोरी और करप्शन बढ़ा दिया, और जिसके बाद सामान्य आम गरीब परिवार का लड़का नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाता हुआ, कई ऐसी पीढ़ी निकल गई, कई ऐसे लोग का उम्र निकल गया जिसको नौकरी नहीं मिल पाया। नौकरी की अपेक्षा, नौकरी की चाहत लिए हुए दर दर पे नीतीश कुमार जी ने नौकरी के नाम पर लोगों को अगर मारा है तो लाठी मारा है, लोगों को अगर कुछ दिया है तो जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। तो ये बिहार के नौजवान उन सभी अपने गुस्से को वोट के माध्यम से, इस सरकार से वोट के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पे राजगीर में नीतीश कुमार खाली विकास कर रहा है, नालंदा जिला में इधर नहीं कर रहे हैं। राजगीर तो एम्स्टर्डम बन गया है, न्यूयॉर्क बन गया है। आप जिसको विकास समझ रहे हैं वो विकास नहीं है, वो घपलेबाजी है। करोड़ों करोड़ रुपए की योजना लाते हैं और सब मिल लगा के इनके अधिकारी, अफसर और मंत्री चाट जाते हैं। जितना पैसा राजगीर को बर्बाद किया गया है, बिहार की जनता का पैसा राजगीर में लगाया गया है, क्या उतना विकास आपको दिखता है? ढकोसलेबाजी करा रहे हैं ये लोग। क्या करा रहे हैं ये लोग? अभी क्या हो गया राजगीर में? क्या हो गया राजगीर में बताइए, जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जितना पैसा बर्बाद किया है उतना में प्री प्लान्ड सिटी बन जाता, और वो सिटी, वो शहर इस भारत में गिने चुने शहरों में से एक शहर होता, जितना पैसा आपने राजगीर के नाम पे लूट लिया है। अभी थाना में प्रशासन दिखते नहीं है, सिर्फ राजगीर में रोड पे सबको खड़ा कर दिया है, और अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे खेल चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और वो बहुत निराला है। निराला ये है कि जो जिस काम के लिए नियुक्त हुआ वो काम नहीं करेगा। पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी छोड़कर पुलिस को चौकीदारी और शराबबंदी या शराब पकड़ो और खेल खिलाओ उसमें लगा दिया गया है। शिक्षक को पढ़ाने की जगह पे जनगणना कराओ और SIR कराओ उसमें लगा दिया गया है। और नौजवान जो नौकरी मांगने जा रहे हैं उनको लाठियां मारा जाता है, ठीक है। और जो व्यापारी है, व्यापार करना चाहते हैं, उस पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ लगाकर सरकार उनका दमन कर रही है। तो नीतीश कुमार जी की सरकार का यह नीति रहा है कि जो जिस काम के लिए आया उससे वो काम ना कराकर उसको प्रताड़ित करके किया जाए और उसको मजबूर कर दिया जाए कि वो दूसरा काम करे। इसलिए कहा गया है कि बिहार में जो बेस्ट टैलेंट है वो बेस्ट प्लेस पे यूज नहीं हो रहा है। जो जिस काम के लिए योग्य है उस काम के लिए वो नहीं लगाया गया है, इसलिए बिहार का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे मंत्री पिटाए श्रवण कुमार, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो सरकार की लोकप्रियता दिखाई दे रही है। सरकार जो एक तरफ ढिंढोरा पीट रही है, मैं इतनी सीट जीत जाऊंगा, मैं ये जीत जाऊंगा, मैं वो जीत जाऊंगा, तो वो जनता के बीच में एक रिपोर्ट कार्ड होता है। वो वही रिपोर्ट कार्ड है कि नालंदा के मुख्यमंत्री और नालंदा के ही मंत्री श्रवण जी और नालंदा का ही दौरा, और जनता नालंदा में ही दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। तो जब मुख्यमंत्री के गृह जिले का ये हाल है, मंत्री जी के अपने गृह जिले का ये हाल है, तो बाकी बिहार का तो आंकड़ा लगाना ही बेकार है। और उसके बाद भी सरकार कहती है कि हम सरकार बना रहे हैं, मजबूती से सरकार बना रहे हैं। तो ये मान के चला जाए कि आप इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट को लूटने का काम कर रहे हैं, उसके बाद ही ये बेईमानी के आधार पर ही आप सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लोकप्रियता का प्रमाण श्रवण कुमार जी को भी दिख गया और पटना में मंगल पांडे जी को भी दिख गया, स्वास्थ्य मंत्री को। जहां मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर जनता मार रही है वहां सरकार रिटेन कर देगी, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग मिला हुआ है। इनके प्रति क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका विवरण करते हैं, वैसे करवाते रहेंगे। आप देखते रहे नालंदा लार। धन्यवाद।